हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बलबन के बारे में। किसके बारे में? बलबन के बारे में। हम उन्हीं तथ्यों पे फोकस करेंगे जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है। चलिए आइए, आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? बलबन। ठीक है, चलिए हमारा आज का टॉपिक क्या है? बलबन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में हमारा आज का टॉपिक है? बलबन के बारे में। पहला चीज हम ये देखेंगे कि बलबन का शासनकाल कब से कब तक था, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बलबन का जो शासनकाल था वो 1246 से लेकर के 66 तक था। कब तक था? सॉरी, 1266 से लेकर के 87 तक था। कब से कब तक था? 1266 से लेकर के 87 तक था। ये क्या था? ये बलबन का शासन काल तक था। ठीक है, चलिए आइए अब हम बलबन के कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में बात करेंगे। जैसे बलबन का मूल नाम क्या था, नोट कर लेते हैं। ठीक है, मूल नाम, मूल नाम किसका? बलबन के बारे में हम बात कर रहे हैं। मूल नाम बलबन का क्या था? बहाउद्दीन। इसका मतलब ये होता है कि बलबन के बचपन का क्या नाम था? तो बलबन के बचपन का नाम जो था वो बहाउद्दीन था। ठीक, किस जाति से बलबन का संबंध था? तो जाति के बारे में हम बात कर लेंगे कि बलबन का इस जाति से इसका संबंध था। जाति, बलबन की जाति जो थी वो इलबरी तुर्क थी। इलबरी तुर्क। ठीक है, बलबन की जाति कौन सी थी? इलबरी तुर्क जाति थी। बलबन का एक उपनाम था। ठीक, जो लोग प्यार से दूसरा नाम रख देते हैं, उसी तरीके से बलबन का भी एक उपनाम था जिसे कहा जाता था बलबन का उपनाम। उपनाम क्या था? बलबने खुर्द। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, इसीलिए इसे हम नोट करवा दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। बलबन ने उपाधि धारण किया था। तो बलबन ने कई सारी उपाधियां धारण की थी, तो उन्हीं उपाधियों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। चलिए आइए, उपाधि। ठीक, पहली उपाधि जो बलबन को दी गई थी, बलबन के पिछले जो नासरुद्दीन महमूद जो शासक थे, उन्होंने बलबन को उपाधि दिया था उलुग खान की। क्या? उलुग खान। उलुग खान, ये उपाधि किसने दिया था? ये उपाधि नासरुद्दीन महमूद जब सुल्तान थे, जब बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन महमूद से किए थे, तो नासरुद्दीन महमूद ने इनको उलुग खां की उपाधि उपाधि दी थी। अगला उपाधि क्या था? गयासुद्दीन। क्या था? गयासुद्दीन। गयासुद्दीन। ठीक, गयासुद्दीन की उपाधि बलबन ने कब धारण किया था? तो गयासुद्दीन की उपाधि बलबन का जब राज्यारोहण हुआ था 1266 में, तब बलबन ने गयासुद्दीन की उपाधि धारण किया था। एक इनका उपाधि और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, जो बार बार कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। वो उपाधि कौन सी है? जिले इलाही उपाधि है। क्या? जिले जिले इलाही। ये उपाधि उनकी कौन सी थी? जिले इलाही की उपाधि थी। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है और कई जगह ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी चुका था। बलबन जब गद्दी पर बैठा 1266 में, तो बलबन ने एक
किस वंश की स्थापना किया था? तो बलबन ने अपने ही नाम से बलबनी वंश का, या जिसको हम द्वितीय इलबरी वंश कहते हैं, ठीक है, तो इन्होंने संस्थापक संस्थापक बलबनी वंश या द्वितीय इलबरी वंश। ठीक, बलबन ने अपना राज्याभिषेक के बाद बलबन ने जिस वंश की स्थापना किया था उसको बलबनी वंश या फिर द्वितीय इलबरी वंश के नाम से जाना जाता है। जिले इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। ठीक है, तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, पहला, बलबन का मूल नाम क्या था? तो आपका आंसर बहाउद्दीन। किस जाति से बलबन का संबंध था? तो इलबरी तुर्क जाति से बलबन का संबंध था। बलबन का उपनाम क्या था? तो बलबन खुर्द जो था वो बलबन का उपनाम था। बलबन ने उपाधि कौन सी धारण किया था? उलुग खान की उपाधि जो है बलबन के पहले के सुल्तान जिनका नाम था नासिरुद्दीन महमूद, उन्होंने उलुग खान की उपाधि दिया था। ठीक है, गयासुद्दीन की उपाधि जब बलबन का 1266 में राज्याभिषेक हुआ तब गयासुद्दीन की उपाधि धारण करके बलबन जो है गद्दी पर बैठा। और जिले इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। ठीक, ये कुछ उपाधियां हैं जो बलबन के निर्धारण किया था, जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए, अब कहानी कुछ यूं बनती है बलबन के बारे में। कहा जाता है कि जो बलबन के पिता थे, कौन? जो बलबन के पिता थे वो एक तुर्क कबीले के मुखिया थे। क्या थे? एक तुर्क कबीले के बहुत बड़े मुखिया थे। लेकिन दुर्भाग्य से बलबन और उसका एक भाई जिसका नाम था किसलू खान, इसको अचानक कुछ मंगोल जो है इसको गिरफ्तार कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। काफी दिनों तक बलबन और उसका भाई किसलू खान जो था मंगोलों के कैद में रहा। मंगोलों की गतिविधियों को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाला सुल्तान जो था वो बलबन था, क्योंकि मंगोलों के बीच में बलबन काफी समय तक अपना जीवन बिता चुका था। फिर मंगोलों ने क्या किया कि बलबन को बगदाद के एक व्यापारी थे जिनका नाम था जलालुद्दीन बसरी। क्या नाम था? मंगोलों ने बलबन को बगदाद के व्यापारी जमालुद्दीन बसरी ठीक के हाथों बेच दिया। किसने बेचा? मंगोलों ने। ठीक, बगदाद के एक बहुत बड़े दास व्यापारी थे जिनका नाम था जलालुद्दीन बसरी। मंगोलों ने क्या किया कि इन्हीं के हाथों में इनको बेच दिया। इल्तुतमिश ने जब व्यापारी जलालुद्दीन बसरी जो थे वो बगदाद के बाजार में बलबन और उसके भाई किसलू खां को लाते हैं, तो इल्तुतमिश से जब इसको खरीदने के लिए कहा जाता है तो इल्तुतमिश ने इसको खरीदने से मना कर देते हैं, क्योंकि ये बलबन जो था बहुत फूहर टाइप का दिख रहा था, इसके चेहरे पे बहुत बड़े बड़े दाग और धब्बे थे, तो इसीलिए इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदने से मना कर देते हैं। लेकिन बलबन इल्तुतमिश के जो उस समय वजीर थे जिनका नाम था जुनैद खान ने क्या किया कि बलबन को खरीद लेते हैं। और शुरू में बलबन को दरबार में पानी पिलाने का कार्य सौंपा जाता है। किसको? बलबन को। किसके समय में? इल्तुतमिश के समय में। इल्तुतमिश के समय में बलबन को शुरुआती दौर में पानी पिलाने का काम इनको सौंपा जाता है। लेकिन बलबन का सफर
एक पानी पिलाने वाले से लेकर के सुल्तान तक बनने तक इतना आसान नहीं था। बलबन ने अपने कार्यों से हर एक सुल्तान को प्रभावित किया, जो उस प्रभावित हो करके उन सुल्तानों ने अलग अलग समय पर अलग अलग पदों से उसको सुशोभित किया। ठीक, जब इल्तुतमिश के समय में था तो इसका सफर कुछ यूं शुरू होता है। ठीक है, बलबन का सफर। ठीक, तो आप लोगों ने ये तो समझ ही लिया होगा कि बलबन के जो पिता थे वो तुर्क कबीले के बहुत बड़े मुखिया थे, लेकिन दुर्भाग्यवश मंगोलों ने बलबन को बंदी बना लेते हैं और उसके बाद एक दास व्यापारी जमालुद्दीन बसरी के हाथों में बेच दिया जाता है और वहां से कैसे कैसे ये इल्तुतमिश के दरबार में पानी पिलाने का कार्य जो है बलबन को सौंपा जाता है। ठीक, लेकिन कुछ समय बाद इल्तुतमिश ने इसकी योग्यता से प्रभावित होकर के बलबन को खासदार का पद नियुक्त किया जाता है। किसका? इल्तुतमिश के समय में। सफर देखिएगा इसका, इल्तुतमिश के समय में इसे खासदार का पद दिया गया। ठीक, अब आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये खासदार का पद क्या चीज होता था। तो देखो, खासदार का पद जो उस समय होता था इसको अंगरक्षकों का प्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अंगरक्षकों का प्रधान। जो सुल्तान की सेवा में जो सैनिक लगे होते थे उन सैनिकों का अध्यक्ष जो है इल्तुतमिश के समय में बलबन को बनाया जाता है। और कुछ समय बाद इस पद पर होते हुए भी इल्तुतमिश ने क्या किया कि बलबन को अपने चालीसा दल का हिस्सा बना लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बलबन जो था वो इल्तुतमिश के समय में किस पद पर था, तो आंसर आपका होगा कि इल्तुतमिश के समय में जो बलबन था वो खासदार के पद पर नियुक्त हुआ था। उसके पहले जो था वो बलबन इल्तुतमिश के समय में पानी पिलाने का कार्य किया करता था। ठीक, फिर ऐसा नहीं है कि जो शासक बना सभी के शासन काल में इल्तुतमिश को बलबन को कोई ना कोई पद मिलता गया। फिर आता है काल किसका? रजिया का। ठीक, रजिया सुल्तान, ये दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी। ठीक, या मध्यकालीन भारत में एक मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया थी। रजिया के समय में बलबन को एक पद दिया जाता है जिसका नाम होता है अमीर शिकार। क्या पद होता है? अमीर शिकार। अमीर शिकार कौन सा पद दिया जाता है? अमीर शिकार। अमीर शिकार का पद क्या होता है? देखो, अमीर शिकार का पद वो होता है कि जिस समय शासक या शासिका शिकार करने के लिए जब दिल्ली से बाहर निकलती थी तो उसका सारा प्रबंध जो था वो अमीर शिकार के पद पर रहने वाला अधिकारी करता था। तो इल्तुतमिश के समय में आपने देखा कि बलबन को खासदार का पद दिया गया था, रजिया के समय में अमीर शिकार का पद दिया गया था। शासक या शासिका के शिकार का प्रबंध करना जो होता था वो बलबन का, अमीर शिकार के पद पर जो भी रहता था वो इसकी प्रबंध करता था। ठीक, चलिए आइए आगे देख लेते हैं। जब आगे रजिया के बाद जब बहराम शाह को शासक बनाया जाता है तो बहराम शाह के समय में भी बलबन को एक पद दिया गया था। किसके? बहराम शाह। इतना आसान सफर नहीं था बलबन का। बहराम शाह जब गद्दी पर बैठता है तो बहराम शाह के समय में भी बलबन को एक पद दिया गया था जिसका नाम था अमीर आखुर। अमीर आखुर का मतलब क्या होता है? ठीक है, हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में ये बताया था, खुर किसके होते हैं? घोड़ों के होते हैं, जानवरों के होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय जो शाही अस्तबल होता था उसका जो प्रमुख बनाया गया बहराम शाह के समय में
बलबन को बनाया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किस शासक के समय में कौन कौन से किसको कौन सा पद मिला था। तो बलबन को जो है बहराम शाह के समय में अमीर ए आखुर का पद दिया गया था। समझ में आ रहा है आपको? ठीक, बहराम शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठते हैं? मसूद शाह बैठते हैं। तो आइए मसूद शाह के बारे में हम बात कर लेते हैं कि मसूद शाह के समय में बलबन को कौन सा पद दिया गया था। चलिए आइए, मसूद शाह, मसूद शाह। ठीक, इतना आसान, एक पानी पिलाने वाले से लेकर के सुल्तान के बनने तक का सफर इतना आसान नहीं था। जब मसूद शाह जब दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं तो बलबन को एक पद दिया जाता है उस समय किसका? अमीर ए हाजिब का। अमीर ए हाजिब, अमीर ए हाजिब का पद। अमीर ए हाजिब का पद उस समय वो पद माना जाता था जो दिल्ली सल्तनत के प्रमुख सरकारी पदों में से एक पद माना जाता था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जहां पे शासन सत्ता चल रही होती है सुल्तान के अधिकारियों में सबसे प्रमुख अधिकारी का पद जो है मसूद शाह के समय में अमीर ए हाजिब का पद हुआ करता था। ठीक, अब हम बात करेंगे मसूद शाह के बाद जो शासक बनते हैं जिनका नाम होता है नासिरुद्दीन महमूद। क्या नाम था? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद के समय में इनको नाइब का पद दिया गया। नाइब का पद दिया गया। इसका मतलब यह होता है कि सुल्तान भले आप रहो लेकिन बिना नाइब के सलाह से, बिना नाइब के कहने पर आप कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकते। मतलब शासक कोई भले दूसरा जरूर रहे लेकिन बिना नाइब के सलाह से आप किसी भी कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो आपने देखा कि बलबन का कार्य पानी पिलाने से लेकर के सुल्तान तक, इसके बाद बलबन क्या बन जाते हैं? सुल्तान बनते हैं। ठीक, सुल्तान, सुल्तान। ठीक, बलबन का सफर यूं ही आसान नहीं था। जब बलबन सुल्तान बने तो इनका राज्यारोहण जो है 1266 में कराया गया। कब राज्यारोहण? राज्यारोहण कब? 1266 में। ठीक, चलिए आइए, बलबन ने सारी गतिविधियों को देखा कि चालीसा दल के सदस्यों ने कैसे सुल्तान को ठीक पद से हटाते रहे, पद से एक दूसरे को बैठाते रहे। तो बलबन ये सारी रणनीतियां जो है चालीसा दल की समझ चुका था। अब बलबन के सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता क्या था कि या तो हम साम्राज्य का विस्तार की तरफ बढ़ें, क्या? या तो हम अपने साम्राज्य की विस्तार की तरफ बढ़ें और या फिर अपने साम्राज्य को हम मजबूत बनाएं। तो बलबन ने साम्राज्य का विस्तार ना करके साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बलबन शासक तथा जनता के बीच का जो एक रिश्ता होता है उसको पूरी तरीके से बरकरार रखना चाहता था कि राजा यूं और प्रजा यूं। बलबन का राजत्व जो था वो फारसी राजत्व पर आधारित था। ठीक है, मतलब इस्लाम के पक्के वसूलों का था। इसने दरबार में शिष्टाचार बनाए रखने के लिए बलबन ने क्या किया कि कई नियम लगाए। जैसे बलबन ने यह कहा कि दरबार में आज से सिजदा प्रथा लागू होगी। ठीक, सिजदा और पायपोस। ठीक, बलबन ने शासन में अनुशासित प्रशासन रखने के लिए बलबन ने कुछ ईरानी प्रथाओं को लागू किया। जैसे बलबन ने कहा कि दरबार में सिजदा एवं पायबोस
पैबोस प्रथाएं लागू होंगी। बलबन ने क्या कहा कि दरबार में शिष्टाचार बनाए रखने के लिए सिजदा एवं पैबोस प्रथाएं लागू होंगी। ये ईरानी प्रथाएं थी। सिजदा का मतलब ये होता है कि राजा के सामने राजा को झुक करके प्रणाम करना, सिजदा का मतलब ये होता है। और पैबोस का मतलब ये होता है कि राजा के सामने में शाश्वत दंडवत लेट जाना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैबोस। तो ये ईरानी प्रथाएं थी जिसको बलबन ने अपने दरबार में लागू किया गया था। क्वेश्चन आपसे क्या बनेगा कि ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने ईरानी प्रथाओं में सिजदा एवं पैबोस नामक प्रथाएं लागू किया था। तो बलबन था जो सिजदा एवं पैबोस प्रथाएं लागू किया था। ठीक, बलबन ने अपने साम्राज्य को और सुदृढ़ मजबूत करने के लिए इसने ईरानी त्योहारों को भी मनाना शुरू कर दिया। ईरानी त्योहारों में बलबन ने क्या किया, ईरानी त्योहार जो था वो नवरोज लागू किया। नवरोज लागू किया। क्या लागू किया, नवरोज लागू किया। अब यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने दरबार में नवरोज त्योहार लागू किया था। तो बलबन था। ठीक, स्वयं की बलबन ने एक वंशावली बनवाई। उस समय के जो फारसी योद्धा थे, कौन, अफरासियाब, उस समय के जो प्रमुख फारसी योद्धा थे जिनका नाम था अफरासियाब। ठीक है, अपने को अफरासियाब, बलबन ने अपने को अफरासियाब का वंशज बताया। ठीक, इसने एक कुंडली बनवाई बलबन ने, जिस कुंडली में उसने अपने आप को उस समय फारसी योद्धा जिसका नाम था अफरासियाब उसमें अपनी एक कुंडली बनवाई। और बलबन को कहा जाता है कि इसने अपने पौत्रों का नाम भी ईरानी शासकों के नाम पर रखा। ठीक है, तो पूरी तरीके से अपने दरबार में ईरानी प्रथाएं, ईरानी त्योहार, ईरानी नाम को लागू करने वाला जो सुल्तान था वो क्या था, बलबन था। समझ गए यहां तक। अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे, इसी में से सारी चीजें आएंगी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बने हैं आज तक बलबन ने यह कहा कि अगर हमें अपनी गरिमा बनाए रखना है तो हमें आम लोगों से थोड़ा सा दूरियां बना के रखनी है। दिल्ली के एक उस समय व्यापारी थे, धनी व्यापारी थे, जिनका नाम था, उस समय दिल्ली के प्रमुख व्यापारियों में से एक थे जिनका नाम था फक्र ए बावनी। क्या, फक्र ए व्यापारी, फक्र ए बावनी। दिल्ली के उस समय प्रमुख व्यापारी थे जिनका नाम था फक्र ए बावनी। फक्र ए बावनी जो था वो बलबन से मिलना चाहता था, मिल करके कुछ व्यापार के कुछ प्रमुख तथ्य बताना चाहता था। लेकिन बलबन ने यह कह दिया कि हम निम्न लोगों से नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो उस समय व्यापारी फक्र ए बावनी था वो निम्न कुल का था। इसीलिए बलबन ने उससे मिलने से साफ मना कर दिया। पहले तो दरबार में जो हंसी मजाक चलती थी, लोग खुश होते थे कि आज दरबार लगेगी। लेकिन जब बलबन गद्दी पर बैठा तो बलबन ने एक सख्त नियम बना दिया कि आज के बाद दरबार में हंसी मजाक बंद हो जाएगी, और जितने भी दरबारी होंगे, जितने भी मंत्री संतरी सब होंगे, ये जब तक दरबार लगी रहेगी कोई भी बैठेगा नहीं। सिर्फ बैठेगा कौन, इसका भी जिक्र बलबन ने किया है कि दिल्ली के कोतवाल, ठीक,
दरबार में बैठेंगे। बैठेंगे कौन कौन बैठेंगे? पहला तो सुल्तान, सुल्तान बैठेगा। दूसरा कोतवाल, कोतवाल कौन था उसमें? फखरुद्दीन। फखरुद्दीन। और उस समय, ठीक है, उस समय खलीफा के जो दो प्रतिनिधि थे उन्हें भी बैठने की इजाजत थी। खलीफा प्रतिनिधि, उस समय के जो खलीफा प्रतिनिधि थे उन्हें भी दरबार में बैठने की इजाजत थी। तो दिल्ली बलबन के समय में, ठीक है, सारे दरबारियों को खड़े रहना है, हंसी मजाक नहीं करना है, सिर्फ बातों को सुनना है और अपनी बातों को रखना है। सिर्फ वहां पे गद्दी पे बैठने का कार्य जो है सुल्तान और उनका कोतवाल फखरुद्दीन और खलीफा के दो प्रमुख प्रतिनिधि को बैठने की अनुमति थी। ठीक है। अभी तक जो था वो, जो इसके पहले के जो सुल्तान थे, वित्त विभाग और सैन्य विभाग जो एक हुआ करता था। क्या? वित्त विभाग और सैन्य विभाग जो है अभी तक एक हुआ करता था। किसके समय में? अभी तक जितने भी शासक हुए हैं उनके समय में ये सारी चीजें एक हुआ करती थी। लेकिन बलबन ने क्या किया कि वित्त विभाग को सैन्य विभाग से अलग कर दिया। क्या किया? वित्त विभाग को सैन्य विभाग से अलग कर दिया। ठीक है। वित्त विभाग से सैन्य विभाग अलग कर दिया। ठीक, सैन्य विभाग जो है उस समय अलग कर दिया। ठीक, और सैन्य विभाग का गठन किया। ठीक, किसका? सैन्य विभाग का अलग से, वित्त विभाग से अलग करने के बाद सैन्य विभाग का अलग से गठन किया, जिसका नाम दीवान ए आरिज रखा। क्या रखा? दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज का गठन किसने किया था? दीवान ए आरिज का गठन बलबन ने किया था। ये क्या था? ये उस समय का सैन्य विभाग था। ठीक, सैन्य विभाग था। और सैन्य विभाग के पद पर आश्रित होने वाले अधिकारी को दीवान ए आरिज कहा जाता था। ठीक है। ठीक, सॉरी, प्रमुख अधिकारी को आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। क्या? अधिकारी। अधिकारी को आरिज ए मुमालिक। ठीक, वित्त विभाग से सैन्य विभाग को अलग करके दीवान ए आरिज का पद बनाया गया। और इस पद पर जो अधिकारी नियुक्त होते थे उन्हें आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। जो उस समय इक्तादार होते थे, उनका हिसाब किताब रखने के लिए एक ख्वाजा नामक अधिकारी का भी गठन किया गया। क्या? ख्वाजा नामक अधिकारी का गठन। अक्ताओं का हिसाब ख्वाजा नामक अधिकारी करता था। अधिकारी करता था। बलबन ने एक प्रमुख कार्य और इसी समय किया, क्योंकि उसे पता था कि इस समय तक चालीसा दल के कुछ ही सदस्य बचे हुए थे, बाकी सबकी मृत्यु हो गई। इन्होंने क्या किया बलबन ने, कि वो जानता था कि हमारे बाद जो हमारे आने वाले जो सुल्तान होंगे उनकी स्थिति अच्छी हो या ना हो, लेकिन इसीलिए बलबन ने क्या किया कि चालीसा दल का दमन कर दिया। ठीक है।
चालीसा दल का दमन, चालीसा दल का दमन किया गया, कर दिया। चालीसा दल का दमन भी कर दिया। ठीक। बलबन दिन प्रतिदिन इतना कट्टर बनता जा रहा था कि इसने छोटी छोटी गलतियों के लिए अपने इक़्तादारों को कठोर सजाएं देता था। जैसे उस समय अवध के इक़्तादार थे। अवध के इक़्तादार जो थे, इनको बंगाल विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया, जिनका नाम था अमीन खान। लेकिन अमीन खान ने क्या किया कि बंगाल विद्रोह को दबाने में असफल रहे। जब बंगाल विद्रोह को दबाने में असफल रहे तो बलबन ने, जब ये वापस आए तो बलबन ने इनको मरवा करके अयोध्या के फाटक पर इनको लटकवा देते हैं। समझ गया मेरी बात? ठीक है। ठीक है, ये सारी चीजें बलबन ने प्रमुख कार्य के तौर पर किया था। अब इसके बाद बलबन ने बाहरी विद्रोहों को दबाने के लिए अब रक्त और लौह की नीति अपनाई। क्या? रक्त और लौह की नीति अपनाई। रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। रक्त और लौह की नीति बलबन ने अपनाई। ठीक। पहला, मेवाती डाकू। इन्होंने पहला अपना अभियान कहां पे किया? मेवाती डाकू। दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था उस समय बहुत ही कठिन परिस्थितियों में गुजर रहा था, क्योंकि मेवाती डाकू जो थे उस समय के व्यापारी, उस समय के जो प्रमुख कार्य करने वाले लोगों, इनको क्या करता था? लूटते थे। डाकू लोग इनको लूट लेते थे। वहां पे बड़ा इनका आतंक फैल चुका था। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में लोग रात को निकलना बंद हो गए थे। तो बलबन ने क्या किया कि सबसे पहले इनका मेवाती डाकुओं का दमन कर दिया। ठीक। इसके बाद इन्होंने दोआब की तरफ बढ़ी। ठीक। दोआब की क्या कहानी है, सुनिए। दोआब के लोगों ने यह कर दिया था कि अब से दिल्ली सल्तनत को किसी भी प्रकार का कोई भी कर भेजा नहीं जाएगा। बलबन ने तुरंत आदेश पारित किया कि जो भी गांव दिल्ली सल्तनत को कर ना भेज रहे हो उन गांवों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। तो ये था, दोआब के बारे में एक प्रमुख कदम उठाया था। और उसके बाद अवध के व्यापारिक मार्ग, जो दिल्ली से और अवध के बीच में जो व्यापार करने के जो मार्ग थे, ठीक है, अवध के व्यापारिक मार्ग, ठीक, अवध के जो उस समय के जो व्यापारिक मार्ग थे, ठीक, वो डाकुओं की वजह से पूरी तरीके से बंद हो चुके थे। बलबन ने तुरंत आदेश दिया, कहा कि किसी भी तरीके से कोई भी मार्ग में डाकुओं का पूरा बोलबाला नहीं होना चाहिए, इन्हें तुरंत खत्म किया जाए, इनको तुरंत खत्म किया जाए। तो अवध के जो व्यापारिक मार्ग थे उनको भी इन्होंने शांत करवा दिया। ठीक। बलबन ने अपना अगला स्टेप बढ़ाया और उन्होंने रुहेलखंड के क्षेत्र के आसपास के जो आतंक फैला हुआ था, ठीक है, शाही सेना को भेज करके उसको भी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। ठीक। अब आप सुनिएगा खाली, ठीक है। उसके बाद बंगाल में इसी बलबन के समय में तुगरिल खान ने विद्रोह कर दिया। कहां पे? बंगाल में। जब बंगाल में तुगरिल खान ने जब विद्रोह किया तो बलबन ने अपने पुत्र को लेकर के कहां पहुंचे? बंगाल पहुंच गए। और तुगरिल खान को पकड़ करके एवं उसके समर्थकों को बलबन ने जिंदा करवा दिया। जिंदा करवाने के बाद वहां पे तुगरिल खान के समर्थकों का पूरी तरीके से सफाया हो गया। ठीक। बलबन ने फिर से अपना एक अभियान किया मंगोलों के विरुद्ध।
जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में बलबन ने मंगोलों के को रोकने के लिए वहां पे 18,000 सैनिकों का नियुक्ति की है, वहां पे किले बनवाए, वहीं पर अपने पुत्र बुगरा खान को नियुक्ति किया। लेकिन बुगरा खान क्या करता है, कुछ समय बाद पश्चिमोत्तर सीमा छोड़ करके बंगाल चला जाता है। फिर बलबन दुखी हो जाता है और दुखी होने के बाद अपने छोटे पुत्र शाहजादा मोहम्मद को पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत मंगोलों के विरुद्ध नियुक्ति करता है। लेकिन अंततः शाहजादा मोहम्मद जो है मंगोलों से लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बलबन दुखी हो जाता है और तब बलबन ने अपने पुत्र मोहम्मद को अपने पुत्र मोहम्मद को शहीद का दर्जा देते हैं। 1287 में बलबन की अचानक मृत्यु हो जाती है। ठीक, 1287 में बलबन की मृत्यु हो जाती है। ठीक, बलबन ने दीवाने सैन्य विभाग का गठन दीवाने ए आरिज और उनके अधिकारियों को आरिज ए मुमालिकात कहा जाता है। लेकिन बलबन ने अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए इन्होंने कुछ गुप्तचर विभाग बनाया था। उस गुप्तचर विभाग का नाम क्या था? ठीक, गुप्तचर विभाग का गठन, बलबन ने गुप्तचर विभाग का गठन गठित किया था जिसे बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। बरीद ए मुमालिक। इसके अधिकारी को बरीद कहा जाता था। इसके अधिकारी को बरीद कहा जाता था। चलिए आइए अब बलबन से देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। चलिए, बलबन का मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन। किस जाति से संबंध था? इल्बरी तुर्क। ठीक, चलिए, बलबन की उपाधि कौन सी थी? उलुग खान की उपाधि थी, गयासुद्दीन की उपाधि थी, जिले इलाही की उपाधि थी। ठीक, बलबन ने जिस वंश की स्थापना किया था वो बलबनी वंश के नाम से जाना गया है, द्वितीय इल्बरी तुर्क के नाम से जाना गया। ठीक, चलिए, बलबन ने अपने विद्रोहियों के खिलाफ कौन सी नीति अपनाई थी? तो बलबन ने अपने विद्रोहियों के खिलाफ रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। बलबन ने अपनी सैन्य स्थिति मजबूत करने के लिए उन्होंने सैन्य विभाग का गठन किया था जिसका नाम दीवाने आरिज रखा और इसके जो प्रमुख अधिकारी होते थे उनको आरिज ए मुमालिक कहा गया। बलबन ने और अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इसने गुप्तचर विभाग का गठन किया जिसका नाम बरीद ए मुमालिक रखा। ठीक, और इसके जो अधिकारी होते थे उनको बरीद कहा जाता था। बलबन का कुछ यूं सफर स्टार्ट हुआ था जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोगों को हमेशा याद रखना है। तो आपके एग्जाम में बलबन से कुछ ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो महत्वपूर्ण है। ठीक, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।